मैं बुरी तरह से ज़ख्मी था। मेरे सर पर भी गहरी चोट लगी हुई थी, जिसमें रह रह कर दर्द उठ रहा था। मेरे दोनों हाथ रस्सी से बांधकर मुझे छत से लटकाया गया था। अब ये सब किसने किया था, मुझे इसकी खबर नहीं थी। बल्कि मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। बस इस वक्त मैं ज़ख्मी हालत में रस्सी से बंधा छत से लटक रहा था। मैं नीम बेहोशी की हालत में था। दर्द की लहरें मेरे जिस्म में खून के साथ दौड़ रही थी। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे अपने इर्द गिर्द का एहसास हो रहा था। फिर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, शायद कुछ लोग आ रहे थे। फिर वो सब मेरे करीब आकर खड़े हो गए। मेरे हवास कुछ कुछ बहाल हो रहे थे, लेकिन मेरी आंखें अभी तक बंद थीं। मैं आने वाले लोगों में से एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, बहुत मुश्किल से काबू किया है इस लड़के पर। ये लड़का बहुत फुर्तीला और ताकतवर है। 15 अफराद भी इस पर काबू नहीं कर पा रहे थे। वो तो बस इसके सर पर चोट लगी तो ये बेहोश हुआ और हम इसे उठाकर यहाँ ले आए और रस्सी से बांध कर छत से लटका दिया। हाँ, इसके मसल तो देखो, किसी पहलवान की तरह है। बड़ी अच्छी सेहत बना रखी है, वर्जिशी जिस्म है लड़के का। दूसरे शख्स की आवाज़ सुनाई दी थी, और ये इसके पिता ने इसका नाम अमिताभ बच्चन क्या सोचकर रखा है। इसका शक्ल तो इसकी दिलीप कुमार जैसी है और नाम अमिताभ बच्चन। ये तीसरे शख्स की आवाज़ थी। यानी उनकी गुफ्तगू से मुझे अपना नाम मालूम हो गया था। मेरा नाम अमिताभ बच्चन था। अब इसका करना क्या है? ये चौथे शख्स की आवाज़ थी। ये तो बिग बॉस ही बताएंगे, कुछ देर इंतज़ार करो। मैंने कॉल कर दी है कि हमने इस पर काबू कर लिया है। बस अब वो जैसा कहेंगे हमें वैसा ही करना है। दूसरे शख्स की आवाज़ फिर सुनाई दी, यानी ये लोग मुझ पर मुझे काबू करके यहाँ लाए थे, लेकिन मुझे पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। इन्होंने मुझ पर कैसे काबू किया और क्यों किया? इनका मुझे इस तरह ज़ख्मी करके यहाँ लाने का मकसद क्या था? मेरे सर पर लगने वाली चोट की वजह से शायद मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। बस मुझे याद था तो ये कि मैं इस वक्त रस्सी से बंधा ज़ख्मी हालत पे छत से लटक रहा था, और फिर मैंने कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दी। वो 4 अफराद थे जो मेरे इर्द गिर्द जमा थे। ओह, पहलवान को होश आ गया। उनमें से एक शख्स ने मुझे आंखें खोलते देखकर अपने साथियों से कहा, वो 4 लोग थे, कौन हो तुम लोग और मुझे तुम लोगों ने इस तरह क्यों बांध रखा है? मैंने उनमें से एक की आंखों में झांकते हुए कहा, ओहो, पहलवान होश में आते ही सवाल शुरू कर दिए। हम तुम्हारे दोस्त थोड़ी हैं, दुश्मन भी नहीं हैं। हम तो बस हुक्म के गुलाम हैं और तुम्हें बांध इसलिए रखा है कि अगर तुम्हें खुला छोड़ देंगे तो क्या तुम हमें छोड़ोगे? पहले ही तुमने हमारे 10 लोगों को पूरी तरह से ज़ख्मी कर दिया है। वो सब अस्पताल में पड़े हैं। मैंने तुम्हारे 10 अफराद को क्यों ज़ख्मी किया? मैंने उनसे सवाल किया, क्योंकि मुझे पिछला कुछ भी याद नहीं था। कुमार, ये तो बड़ा मासूम बन रहा है, जैसे इसे कुछ याद ही ना हो। वो शख्स दूसरे शख्स कुमार से बोला। तो मैंने फिर कहा, हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कौन हूँ और तुम लोगों का मुझे इस तरह यहाँ उठाकर लाने का मकसद क्या है? हैं? वो चारों हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, कुमार बोला था। मैं तुम्हें बेवकूफ़ क्यों बनाऊंगा? मैंने कहा।
लगता है इसके सर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो चुका है। तुम ठीक कह रहे हो संतोष, ऐसा ही है, एक शख्स बोला। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? कुमार ने अपने साथियों से पूछा। मेरे ख्याल में हमें बिग बॉस से बात करनी चाहिए। एक ने संतोष से कहा। तुम ठीक कह रहे हो, संतोष ने कहा और अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करने लगा। मैं उन सब की शक्लें देख रहा था। मेरे सर पर लगी चोट से दर्द की टीसें उठ रही थी। लटके लटके मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा था। यारों, अगर मैं तुम्हारा ना दोस्त हूँ और ना दुश्मन, तो मेरे हाथ तो खोल दो। मेरे हाथों में बंधे बंधे दर्द होने लगा है, मैंने कहा। तो कुमार गुस्से में बोला, पहलवान अपना मुंह बंद रखो, वरना हमें तुम्हारा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। संतोष की कॉल मिल गई थी। वो किसी से बात कर रहा था। बॉस, लड़के को होश आ गया है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुका है। दूसरी तरफ की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन संतोष के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि दूसरी तरफ से कुछ सख्त बात ही कही गई थी। ठीक है बॉस, जैसा आपका हुक्म। यह कहकर संतोष ने कॉल काट दी। क्या कहा बिग बॉस ने? एक ने पूछा। तो संतोष ने कहा, बिग बॉस ने लड़के को ख़त्म करने का हुक्म दिया है। क्या? तीनों शख्स हैरत से चीखे और मेरी बंद होती आंखें एकदम से खुल गईं। मौत को अपने सामने देखकर किसकी आंखें बंद हो सकती हैं? मैं अपने हाथों को रस्सियों से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। तो फिर क्या ख़त्म कर दें लड़के को? कुमार ने पूछा। ख़त्म करना ही पड़ेगा, बिग बॉस का हुक्म है, संतोष ने कहा और अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मुझे अपनी मौत अपनी आँखों के सामने नाचती नजर आने लगी। रस्सियाँ बहुत मजबूती से बांधी गई थीं, उन्हें मैं नहीं खोल सकता था। संतोष ने रिवॉल्वर मुझ पर तान लिया था। बस उसकी गोली चलाने की देर थी और मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता। दोस्तों, मारने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो, मैंने अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा। नहीं, तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी, तुम बहुत ख़तरनाक लड़के हो, संतोष ने कहा और रिवॉल्वर के ट्रिगर पर हाथ रख दिया। बस अब गोली चलने ही वाली थी और मौत मेरे कदम चूमने वाली थी। संतोष, कुमार ने संतोष को आवाज़ दी। हाँ बोल। संतोष गोली चलाते चलाते रुक गया और कुमार की तरफ सर घुमाकर बोला, अरे लड़के के चेहरे को तो देख, कितना खूबसूरत बांका जवान है। आखिर इसने मरना ही है तो लड़के की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, फिर मार देना। कुमार बोला। तो संतोष ने कहा, तुझे लड़के पर बड़ी दया आ रही है, चल पूछ इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश। संतोष के कहने पर कुमार मुझसे बोला, हाँ लड़के, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे नीचे उतारा जाए, मेरे हाथ खोलकर मुझे पानी पिलाया जाए और कुछ खिलाया जाए। मुझे भूख और प्यास बड़े ज़ोरों की लग रही है, उसके बाद मुझे मार देना, मैंने कहा और वो चारों सोच में गुम हो गए। अब बोल, संतोष कुमार को देखते हुए बोला। अब इसकी आखिरी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? मैं, कुमार बोला और उसने आगे बढ़कर पहले मुझे नीचे उतारा और फिर मेरे हाथ खोल दिए। इस दौरान संतोष और उसके साथियों के रिवॉल्वर का रुख मेरी जानिब ही था। नीचे उतरने और हाथों से रस्सियां खुलने के बाद मुझे एक सुकून सा महसूस हुआ। तुम लोग इसे संभालो, मैं नीचे से इसके लिए खाना और पानी लाता हूँ।
कुमार ने कहा और वो आगे की तरफ बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहाँ से वो नीचे उतर गया। मैंने अपने आगे पीछे का जायज़ा लिया। ये एक ज़ेरे तामीर कई मंजिला इमारत थी जहाँ मुझे बांधा गया था और अब मैं आज़ाद था। सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं और अब मुझे कुछ करना था, वरना कुछ देर बाद मेरी मौत पक्की थी। लिहाजा मैं उन तीनों को देखने लगा कि उनकी नज़रें ज़रा सी इधर उधर हों और मैं उन पर हमला करूं। ये काम मुझे कुमार के आने से पहले करना था और फिर मुझे एक मौका मिल ही गया। वो शख्स जो मेरे करीब था, उसने अपने सामने वाले से सिगरेट का मुतालबा किया और उसकी नज़र खुद पर से हटते ही बिजली की तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसके रिवॉल्वर पर इस तरह हाथ डाला कि उसका रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गया। इसके बाद उसे मैंने ज़ोरदार किक रसीद की। वो शख्स किक खाकर तेज़ी से उड़ता हुआ संतोष की तरफ गया, संतोष से टकराया और संतोष को लेता हुआ इमारत की बुलंदी से नीचे गिरने लगा। इमारत ज़ेरे तामीर थी, उसकी चारदीवारी नहीं थी। इस वक्त मेरे ख्याल में हम इमारत की छठी मंजिल पर थे और छठी मंजिल से संतोष और वो शख्स नीचे की जानिब गिर रहे थे। मुझे उन दोनों की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और मेरा अंदाज़ा था कि इतनी बुलंदी से नीचे गिरने के बाद वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अब एक शख्स रह गया था, उसके हाथ में रिवॉल्वर था, लेकिन वो हिरासा नज़रों से मुझे देख रहा था। गोली चलाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो शायद मुझसे खौफज़दा हो गया था। रिवॉल्वर मेरे हाथ में भी था। मैंने आगे बढ़कर एक ट्रिक से उसकी गर्दन पर हाथ मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। अब कुमार रह गया था, जो मेरे लिए नीचे खाना पानी लेने गया हुआ था। कुमार नीचे की तरफ गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। मैं भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और नीचे उतरने लगा। 2 मंजिल उतरने के बाद मुझे कुमार नजर आया। वो हाथ में खाना और पानी की बोतल लेकर आ रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। मुझे देखकर वो अपनी जगह पर रुक गया था और हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने रिवॉल्वर उसकी कटी पर रख दिया। मैं कौन हूँ? मैंने उससे पूछा। मुझे नहीं पता। संतोष जानता है तुम्हारे बारे में। हम तो उसके साथ काम करते हैं, जो वो कहता है करते हैं। कुमार कांपती आवाज़ में बोला। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पेन किलर और मेरे सर में पट्टी करने के लिए दवा मौजूद है? हाँ, नीचे मौजूद है, कुमार बोला। चलो नीचे, मैंने कहा और कुमार मुझे नीचे ले आया। यहाँ एक कमरा बना हुआ था कुमार के साथ। मैं कमरे में दाखिल हो गया। डेकोरेट कमरा था। कुमार ने मुझे पेन किलर निकाल कर दी। मेरे सर में अभी तक दर्द था। मैंने पेन किलर खा ली। उसके बाद कुमार को मैंने अपने सर पर पट्टी करने का कहा। वो सामान निकाल कर मेरे सर पर पट्टी करने लगा। मुझे भूख लग रही थी। मैं खाना खाने लगा। कुमार मेरे सर के जख्म पर पट्टी कर रहा था और मैं खाना खा रहा था। सर पर पट्टी हो चुकी थी। मैं खाना भी खा चुका था। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस तुम्हें बेहोश करूंगा। ये कहकर मैंने कुमार की गर्दन पर हाथ मारा। वो भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद मैं सीढ़ियाँ उतरकर ज़ेरे तामीर इमारत से बाहर निकला। ये एक गैर आबाद इलाका था। बस दूर दूर ज़ेरे तामीर इमारतें नज़र आ रही थी। मैं आगे बढ़ने लगा। आगे मुझे संतोष और वो शख्स नज़र आए जिसे मैंने इमारत से नीचे फेंका था। मैं संतोष के करीब आ गया। मैंने उसे चेक किया। वो मर चुका था। अभी मैं उसके पास से उठकर आगे बढ़ने ही वाला था
कि संतोष के मोबाइल की बेल बजने लगी। बुलंदी से गिरने के बावजूद उसका मोबाइल सलामत था। मोबाइल संतोष की जेब में था। मैंने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल रिसीव की। कोई बोल रहा था, हाँ संतोष लड़के का काम तमाम कर दिया। लड़के का काम तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा संतोष मर चुका है, मैंने कहा, और बोलने वाले को शायद सांप सूंघ गया था। ओह, तो तुम बच गए, लेकिन अब नहीं बचोगे। तुम्हारी मौत पक्की है। मैं तुम्हारे पीछे इतने आदमी लगा दूंगा कि वो तुम्हें जमीन की तह से भी निकाल कर ख़त्म कर देंगे। मोबाइल पर इतना कहने के बाद उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने मोबाइल अपनी जेब में डाला और आगे बढ़ गया। अब मैं कौन था, मेरी मंजिल कौन सी थी, मुझे इसकी कुछ खबर नहीं थी। मैं चल रहा था। चलते चलते मैं काफ़ी आगे निकल आया। आगे मुझे एक लंबी सड़क नज़र आ रही थी। अब ये सड़क कहाँ जा रही थी, मुझे इसकी भी खबर नहीं थी। मैं चल रहा था। पेन किलर खाने की वजह से सर में आराम आ गया था। सड़क पर आगे मुझे पुलिस वाले नज़र आए। वो तकरीबन 8 पुलिस वाले थे। उनके पास 2 कारें और 2 बाइकें भी खड़ी थीं। मैं पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगा। मेरा ख्याल था कि पुलिस वाले मेरी मदद करेंगे और उनकी मदद से मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। उनके करीब पहुंचकर मैंने उन्हें आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा। अरे, ये तो वो ही है, पकड़ो इसे, एक पुलिस वाला मुझे देखकर बोला और 4 पुलिस वाले मेरी तरफ बढ़ने लगे। अब ये क्या मामला है, मैंने सोचा। ये पुलिस वाले मेरी मदद करने के बजाय मुझे पकड़ने के चक्कर में थे। पुलिस वाले मेरे करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी गनें मुझ पर तानी हुई थी। मामला गड़बड़ था, लिहाजा पुलिस वाले जैसे ही मेरे करीब पहुंचे, मैंने एक पुलिस वाले के सीने पर किक रसीद की, दूसरे के पेट पर मुक्का मारा और तीसरे पुलिस वाले को उठाकर चौथे पुलिस वाले पर पटक दिया। गनें पुलिस वालों के हाथ में थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी बका के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। माफिया जो मेरे पीछे पड़ी थी, उनकी तरह पुलिस वाले भी मुझे अपने दुश्मन नज़र आ रहे थे। इसके बाद मैं तेज़ी के साथ बाकी पुलिस वालों की तरफ बढ़ा। 2 पुलिस वालों ने मुझ पर फायर मारे, लेकिन मैं उनके फायर से बचकर उनके सर पर पहुंच गया। एक के सर पर मैंने पंच मारा, वो वहीं गिर गया। दूसरे को उठाकर मैंने ज़मीन पर पटक दिया। 2 पुलिस वाले बच गए थे। उन्होंने मुझ पर फायर मारने की कोशिश की, लेकिन उनके फायर मारने से पहले मैंने दबोच लिया और एक को अपने सर की टक्कर और दूसरे को पंच मारकर ज़मीन बोस कर दिया। मैं अपनी फुर्ती और जिस्मानी कुव्वत पर खुद भी हैरान था। 8 असलहे से लैस पुलिस वालों को मैं ज़मीन पर लिटा चुका था। मुझे पुलिस वालों की बाइक में से एक पर चाबियां लगी हुई नज़र आई। मैं उस बाइक की तरफ बढ़ गया और बाइक स्टार्ट करके पुलिस वालों को देखता हुआ आगे बढ़ गया। पुलिस वाले भी इतनी देर में उठ चुके थे और वो अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। मैं काफ़ी आगे निकल चुका था जब मैंने देखा पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर मेरे पीछे आ रहे थे। बाइक मैं फुल स्पीड से चला रहा था। पुलिस वालों की गाड़ियां मुझे काफ़ी फासले पर अपने पीछे आती नज़र आ रही थी। आगे सड़क के दोनों तरफ मुझे बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे थे। यूं लग रहा था जैसे जंगल का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस वाले मेरे पीछे थे, लिहाजा बाइक मैंने जंगल की तरफ मोड़ ली। दरख्तों और झाड़ियों की वजह से मुझे बाइक चलाने में दुश्वारी हो रही थी। जंगल में मैं काफ़ी आगे निकल आया था और फिर एक जगह आकर बाइक का टायर पंचर हो गया।
टायर में शायद कांटा घुस गया था। पुलिस वाले भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, यानी वो काफ़ी पीछे रह गए थे। बाइक मैंने यहीं छोड़ दी और पैदल आगे बढ़ने लगा। अब जंगल था और मैं जंगल के बड़े बड़े दरख्तों ने जंगल को अजीब पुरहोल बनाया हुआ था। मैं अपने बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं वो शख्स था जो अपनी शनाख्त खो चुका था, जिसे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं था। नाम भी इसलिए याद था कि ज़ेरे तामीर इमारत में मुझे लटकाने वालों में से एक ने मेरा नाम अमिताभ बच्चन लिया था। बचाओ बचाओ! मैं आगे बढ़ रहा था कि मुझे किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से आवाज़ की समत में बढ़ने लगा। मुझे छोड़ दो! मुझे फिर लड़की की आवाज़ सुनाई दी और फिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां से लड़की की आवाज़ आ रही थी। वहां लड़की के अलावा 6 आदमी और थे। हट्टे कट्टे आदमी थे। उनके हाथों में बड़े बड़े छुरे थे। उनमें से 2 लड़की से दस्तदराजी कर रहे थे। वो लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे और लड़की उनसे हाथापाई में मसरूफ थी। आज मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। 6 आदमियों में से एक आदमी डांस करते हुए बोल रहा था, अबे ओ हराम की पिल्लो, ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी जगह पर खड़ा चीखा था। मेरी आवाज सुनकर वो सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। अबे अब ये कौन है जो हमारे मज्जे में कीचड़ घोल रहा है? डांस करने वाला आदमी मेरी तरफ देखकर अपना छुरा हवा में लहराते हुए बोला, कौन है बे छोरे तू, और हमारा मजा क्यों खराब कर रहा है? चल अपना रास्ता ले और हमको मजा लेने दे। ये तुम लोग मजा ले रहे हो, एक लड़की है और तुम 6 लोग, शर्म करो गधो। मैंने कहा तो वो सब हैरत से मुझे देखने लगे। लड़की भी उठ खड़ी हुई थी और हैरत से मुझे देख रही थी। ये छोरा ऐसे नहीं मानेगा करमू। सुतेश, इसे पहले मजा चखाओ मौत का, इसके बाद हम लड़की से मजा लेंगे। वही शख्स बोला और 2 आदमी अपने छुरे लहराते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक ने मेरे करीब आकर अपना छुरा मेरे पेट में उतारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसे घुमाकर पीछे आने वाले आदमी की तरफ उछाल दिया। दोनों के सर आपस में टकराए और दोनों चकराकर जमीन पर गिर पड़े। उनके सरों से खून बहने लगा था। बाकी 4 आदमी ये देखकर सटपटा गए। ये छोरा तो बहुत खतरनाक है, एक साथ हमला करो इस पर, उसी आदमी ने कहा और वो चारों मेरी तरफ बढ़ने लगे। लड़की एक तरफ होकर खड़ी हो गई थी। उन चारों में से एक आदमी भागता हुआ पहले मेरी तरफ आया, लेकिन मेरे पास पहुंचते ही वो जमीन पर पड़ा था, क्योंकि उसकी चेहरे छुरे के वार से बचते हुए मैंने उसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ रसीद कर दिया था। बाकी तीनों ये देखकर अपनी जगह पर रुक गए थे। वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे और सोच रहे थे कि मुझ पर हमला करें या नहीं। फिर उन्होंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे। तीनों ने मेरे करीब पहुंचकर एक साथ मुझ पर अपने छुरों से वार किया। मैंने बड़ी फुर्ती से खुद को उनके वार से बचाया और एक के पेट पर, दूसरे की गर्दन और तीसरे के चेहरे पर पूरी कुव्वत से मुक्के जड़ दिए। वो सब उलटकर पीछे गिर पड़े और फिर मैंने उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वो मुझसे बुरी तरह पिट रहे थे। अरे बाप, अब बस कर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? उनमें से एक बोला। मेरा क्या बिगाड़ा है? एक नहत्ती लड़की का रेप करने की कोशिश करते हो और कहते हो मेरा क्या बिगाड़ा है?
तुम जैसों को तो उल्टा करके चित्रोल करनी चाहिए, मैंने कहा और उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो कलाबाजियां खाता हुआ दूर गया और वहीं ढेर हो गया। 6 के 6 आदमी जमीन चाट रहे थे। मैंने उनकी अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। उनसे फारिग होकर मैंने लड़की की तरफ देखा। वो हैरत से मुझे आंखें फाड़े देख रही थी। मैंने उसके करीब जाकर चुटकी बजाई और बोला, उठ जाओ मैडम, सुबह हो गई है। लड़की ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता मैडम, लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या जंगल में अकेली पिकनिक मनाने आई हो? मेरी बात सुनकर लड़की बोली, मैं कविता हूँ और रिपोर्टर हूँ। इस जंगल में एक मुनज़्ज़म गिरोह गैर कानूनी काम कर रहा है। मैं उसी की रिपोर्टिंग के लिए जंगल में आई थी और ये लफंगे मेरे गले पड़ गए। अगर तुम नहीं आते तो जाने क्या हो जाता। लड़की खामोश हुई तो मैं बोला, तुम्हारा रेप हो जाता और क्या होता। तुम्हें अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब तुम हो ना मेरे साथ। लेकिन तुमने ये क्या बात की कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो? हाँ, मैंने ठीक कहा कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये चोट देख रही हो मेरे सर पर? मैंने अपने सर पर बंधी पट्टी की तरफ इशारा किया जो कुमार ने की थी। इस चोट की वजह से मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ।